नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातत्वविद। ये अभी हमने आपको जो स्थल बताए हैं उनमें हमने कईयों के नाम लिए हैं। एच.डी. सांकलिया साहब के नाम लिए हैं, आर.बी. जोशी के नाम लिए हैं, विष्णु बाकड़कर साहब के नाम लिए हैं। तो इनके बारे में इन्होंने किन नदी घाटी में काम किया है वो एग्जामों में आता है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, और एक स्पेशल टॉपिक भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे सोन नदी घाटी में कौन से पुरातत्वविद काम किया है, किन्होंने नर्मदा घाटी में किया है, किन्होंने चंबल घाटी में किया है, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यानी 20 शब्द लिखने की स्थिति में आप रहे। इस तरीके से हम आज का टॉपिक इसको करेंगे। ये भी सब आपके प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही माने आप इन सब टॉपिकों को, ठीक है। और इन जैसे एच.डी. सांकलिया है, अभी बहुत सारे लोगों को इनका फुल फॉर्म ही पता नहीं होगा, इनका पूरा नाम क्या है। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातत्वविद। इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि आपको वो नदी भी क्लियर हो और किन्होंने किस नदी पर काम किया है वो भी आपको स्पष्ट हो। तो हम बीच में एमपी लिख देते हैं, यानी मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सी नदी आपकी बहती है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में आपको नर्मदा नदी आपको बहती है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। पूरब की तरफ मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो वो आपको लिख देना है यहाँ सोन नदी घाटी। और उत्तर की तरफ आपको पता है चंबल नदी घाटी है। चंबल नदी घाटी। अब इन नदी घाटियों में कौन कौन से पुरातत्वविद ने काम किया है उनको देखेंगे। इसके बाद हम उन पुरातत्व के बारे में कुछ जितना इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम नर्मदा पर आ जाएं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा एच.डी. सांकलिया। इनके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे अभी आपको। तो प्रश्न आता है कि नर्मदा घाटी में कौन कौन से पुरातत्वविद हैं, तो आपको याद हो गया एच.डी. सांकलिया साहब हैं। दूसरा देखेंगे हम यहाँ, यदि आपको याद हो तो हमने आपको यहाँ आपको सुपेकर महोदय की बात बताई थी, तो दूसरे यहाँ सुपेकर महोदय लिख लें आप, सुपेकर महोदय। और एक अब सबसे इम्पोर्टेंट है आर.बी. जोशी, जिन्होंने आदमगढ़ खोज की है होशंगाबाद जिले में, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे आप आर.बी. जोशी, आर.बी. जोशी। और एक और आप यहाँ लिख लें इंपॉर्टेंट में, जो कि चंबल में भी उनका योगदान रहा, चंबल नदी घाटी में ए.पी. खत्री, ए.पी. खत्री खत्री, या ब्रैकेट में यहाँ लिख लेंगे चंबल घाटी में भी रहे हैं, चंबल नदी घाटी में भी, यानी इनको दोनों जगह आप ध्यान रखेंगे। 4 आपको याद हो गए। अब सोन नदी घाटी में कौन कौन लोग हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप जानते हैं निसार अहमद। तो लिखेंगे निसार अहमद, निसार अहमद, इन्होंने सोन नदी घाटी पर काम किया है। और दूसरे हैं आर.बी. जोशी, नहीं आर.बी. जोशी नहीं, दूसरे हैं आपके जी.आर. शर्मा, जी.आर. शर्मा। तो आपको इनको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर में ए.पी. खत्री तो है ही, एक आपके हैं एच.बी. त्रिवेदी, एच.बी. त्रिवेदी, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर श्रीधर, या इनको लिख सकते हैं अपन बाकड़कर। तो डॉक्टर, इनका पूरा नाम होता है आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। इन्होंने ही भीमबेटका की खोज की थी 1957-58 में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और तीसरे आपको यदि यहाँ लिखना है तो बी.बी. लाल को भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आप इन विद्वानों को आप
प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से याद कर रख सकते हैं कि चंबल नदी घाटी में कौन है और नर्मदा नदी घाटी में कौन कौन पुरातत्वविदों ने काम किया है, यानी स्थलों की खोज की है, और सोन नदी घाटी पर। ठीक है, अब इसके बाद हम इनमें से कुछ प्रमुख जो पुरातत्वविद हैं, जैसे एस डी सांकलिया हो गए, आपके आर बी जोशी हो गए, आपके विष्णु वाकड़कर साहब हो गए, है ना, इनके बारे में हम कुछ शब्द इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं डिटेल में। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लें। और आपको इसी डायग्राम से याद हो जाएगा ताकि आपको नदियों में भी कोई समस्या नहीं रहेगी। अब आप हेडिंग डाल लें इसी में एच डी सांकलिया, क्योंकि इन पर 20 शब्द लिखने के लिए भी मेंस में आ सकते हैं, तो इनके बारे में आपको कुछ पता हो, क्योंकि हमारा यहाँ जो टॉपिक है प्री कम मेंस के हिसाब से हम इसको यहाँ डील करते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया। इनके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे हम। पहले हो गए हैं, पहले तो इनका हम जन्म देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो जन्म इनका मुंबई में हुआ है और मृत्यु इनकी पुणे में हुई है। तो अभी आप इनको लिखें, इनका समय 10 दिसंबर 1908 मुंबई, और मृत्यु हुई है पुणे में। तो पुणे में हुई है 28 जनवरी 1989 पुणे। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। डेट आप भूल रहे हो तो 1908 तो याद रखेंगे, और या ये भी आपको दिक्कत हो रही याद करने में तो मुंबई में पैदा हुए और मृत्यु इनकी पुणे में हुई, इस तरीके से भी इसको ध्यान रख लेंगे। एक और इनके बारे में, जैसे इनका पूरा नाम आपको जनरली किताबों में नहीं देखने को मिलता है कि पूरा नाम क्या है। एच डी सांकलिया तो आपको बार बार देखने को मिलता है, पूरा नाम इनका क्या है वो लिखें, हसमुख धीरज लाल सांकलिया। लिखेंगे आप हसमुख धीरज लाल सांकलिया, ये हो गया इनका पूरा नाम। अब इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इनको पद्म भूषण मिला है 1974 में। तो अगला तथ्य लिखेंगे आप इनके बारे में, पद्म भूषण मिला है 1974। और क्या इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है जानेंगे अपन, इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने एच डी सांकलिया ने खरगोन में नौदा टोली की खोज की है। अब जो नौदा टोली है वो कई के लिए जाना जाता है, यहाँ हमें सभी किस्मों के यानी खाद्य पदार्थ किस्मों के ढेर मिले हैं, यानी हमें यहाँ दलहन वाले गेहूँ भी मिले हैं, दलहन मिला है, गेहूँ मिला, यानी अनाज के सभी किस्में यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? नौदा टोली में। किस जिले में आता है? खरगोन जिले में। तो ये इसके लिए आप जानेंगे, आगे हम नौदा टोली पर भी चर्चा करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, इन्होंने खरगोन के नौदा टोली की खोज की है। तो एक तो आपको यह याद होगा किस जिले में है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ क्या मिला है, तो यहाँ लिखेंगे आप अनाज की सभी किस्मों के बीज मिले हैं। और यहाँ हमें झोपड़ीनुमा घर के भी प्रथम साक्ष्य मिले, यानी गांव वगैरह के। फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट में तो अनाज के सभी किस्म में यहाँ प्राप्त हुए हैं। एच डी सांकलिया के बारे में हमने एक चीज़ आपको पहले भी बताई हुई है कि मध्य पुरा पाषाण काल को अलग से लाने का जो श्रेय जाता है वो भी एच डी सांकलिया साहब को जाता है। पहले मध्य पुरा पाषाण काल नहीं हुआ करता था, सीधा निम्न, और निम्न के बाद उच्च पुरा पाषाण होता था। तो वो तथ्य हमने पहले बताया, फिर भी आप इसको यहीं साथ में लिख लें। क्या लिख लेंगे, मध्य पुरा
पाषाण काल काल का श्रेय भी इन्हें जाता है, इन्हें जाता है। ये इतना जो भी हमने आपको 3-4 फैक्ट दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब और एक चीज़ आप वो भी लिखेंगे कि नर्मदा घाटी में इन्होंने काम किया है। अब अगले आप लिखें पुरातत्वविद जिनका नाम है आरबी जोशी। इनके बारे में भी हमने आपको पहले कुछ बताया है, फिर भी आप इनको यहाँ जानें। तो नौदा टोली की भी हम आगे चर्चा करेंगे, कौन कौन से किस्म के वहाँ गेहूं के अनाज की सभी किस्में मिली हैं, वो हम सब वहाँ डिस्कस करेंगे अभी आगे। अब अगले विद्वान लिखें आप, या अगले पुरातत्वविद लिखें जिनका नाम है आरबी जोशी। आरबी जोशी। आरबी जोशी के बारे में एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी घाटी में इन्होंने काम किया है। किस नदी घाटी में काम किया है? तो नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में कार्य किया है, या उत्खनन किया है, या खोज की है, कार्य किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए जाने जाते हैं, आपको कल ही हमने डिस्कस किया है, होशंगाबाद जिले में 1964 में आदमगढ़ की खोज की है, जिसके लिए आरबी जोशी को जाना जाता है। तो लिखेंगे होशंगाबाद में, या होशंगाबाद में 1964 में आदमगढ़ की खोज की है, आदमगढ़ की खोज की है। आदमगढ़ पर जोर क्यों दिया जा रहा है? खोज की है, क्योंकि आदमगढ़ कई के लिए जाना जाता है। पहले तो आपको पता है यहाँ हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ में, तो लिखेंगे आप पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले। और यही आपको याद हो, आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा गया, क्योंकि यहाँ हमें छोटे छोटे उपकरण औजार बहुत मात्रा में मिले हैं आरबी जोशी साहब को। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसे माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो क्योंकि औजारों यहाँ में 1 से 8 सेंटीमीटर के औजारों क्या मिले हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं, और पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले, यानी पालतू जानवरों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा हमें यहाँ मिली हैं। तो आरबी जोशी को आप के बारे में यदि आता है तो आप आराम से 20 शब्द लिखने की स्थिति में रहेंगे। अब एक पुरातत्व और लिखें, इसके बाद हम श्रीधर विष्णु बाकड़कर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एच.वी. त्रिवेदी, इन्होंने ऊपर आपको याद हो चंबल नदी में काम किया है, तो लिखेंगे एच.वी. त्रिवेदी। एच.वी. त्रिवेदी, एच.वी. त्रिवेदी के बारे में बस आपको एक ही तथ्य जानना है। एक तो ये जानना है कि चंबल नदी घाटी पर कार्य किया है इन्होंने, चंबल नदी घाटी में उत्खनन कार्य किया है या कार्य किया है। दूसरा जो इनके बारे में तथ्य आता है, मंदसौर में आवरा की खोज की है। अभी आगे आवरा आएगा। मंदसौर में आवरा की खोज की। बस इनके बारे में आप इतना ही जानिए। और अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और क्योंकि हर साल पीएससी आपको याद ही हो, इनके बारे में कुछ ना कुछ पूछती रहती है। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ठीक, इनका हम थोड़ा सा जीवन परिचय भी देखेंगे, कब इनका जन्म हुआ है, कहाँ मृत्यु हुई है, सब चीज़ इनको डिटेल में देखेंगे। तो इनका जन्म 4 मई 1919 कहाँ होता है? नीमच में। 4 मई
1919 नीमच, और मृत्यु होती है 3 अप्रैल 1988 सिंगापुर में। यानी ये भारत में इनकी मृत्यु नहीं होती है। तो ये फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बन भी सकता है। कौन से वो पुरातत्वविद थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है या भारत में नहीं हुई है। ठीक है, अब अगला तथ्य हम इनमें देखेंगे जो सबके जिनके लिए जाने जाते हैं, इन्होंने भीमबेटका की खोज की है। तो वो डेट हमेशा पूछी जाती है, तो आप लिखेंगे 1957-58 में भीमबेटका की खोज की। इनके बारे में कहानी भी है रोचक। ट्रेन से जा रहे थे तो उन्होंने देखा पहाड़ियों के बीच में कुछ गुफाएं बना हुआ है बिंद, तो उन्होंने स्टेशन से उतर कर देखा और पता किया कि यहाँ क्या है। तो लोगों ने बताया यहाँ जंगल ही है और पहाड़ियों से घिरा रहता है। तब जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ देखे शिलाचित्र देखे, तब उन्हें पता चला कि यहाँ तो बहुत कीमती धरोहर रखी हुई है। तब जाके भीमबेटका की खोज का श्रेय इनको जाता है। तो 1957-58 में भीमबेटका की खोज की, और आपको पता है भीमबेटका जो है 2003 में यूनेस्को सूची में भी शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, इनको पद्मश्री मिला है 1975 में, तो वो भी आप लिखें इनके बारे में। पद्मश्री मिला है 1975 में। और इन्होंने जो सरस्वती नदी आपकी गायब हुई है उसका रास्ता इन्होंने अपने लेखों में बताया है, तो वो भी इनके बारे में जानेंगे आप। इन्होंने सरस्वती नदी भारतवर्ष में बहती है, लिखेंगे आप, इन्होंने सरस्वती नदी भारत वर्ष में बहती है, इसके लिए इन्होंने क्या बताया, वो रास्ता बताया है। ठीक है ना। इस अदृश्य हो गई नदी के बहने का मार्ग बताया है, लिखेंगे आप, इस अदृश्य हो गई नदी का मार्ग बताया है। तो इसके लिए भी इनको जाना जाता है। एक तथ्य और लिख लें, इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद इन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक क्षेत्र में और आदिवासियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। तो ये फैक्ट भी आप इनके लिए ध्यान रख सकते हैं। लिखेंगे इन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल होकर सामाजिक क्षेत्र में और शैक्षणिक उत्थान में कार्य किए। उसी में फिर इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ये ध्यान रखना है आपको। और आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने काम किया था, मतलब ये सामाजिक जो काम कर रहे थे वो आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान का इन्होंने कार्य किया। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के बारे में आपको इतना जानना आवश्यक है कि इन्होंने जाने तो जाते हैं भीमबेटका की खोज के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा सरस्वती नदी के बारे में का भी इन्होंने मार्ग बताया है, और जो राष्ट्रीय स्वयं संघ ज्वाइन करने के बाद इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक कार्य और शैक्षणिक उत्थान के कार्य भी वहाँ किए हैं। तो इनके बारे में इतना बेसिक जानना आपको जरूरी है। एक पॉइंट और आप इनके बारे में जान सकते हैं, बाकी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आपको वो महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना है जो एग्जामों के दृष्टिकोण से जरूरी है। तो 1964 में कायथा संस्कृति सहित अन्य खोजें भी की हैं, ठीक है ना। तो वो आप लिख लें, 1964 में कायथा संस्कृति सहित
अन्य खोजें भी की हैं। तो बस आपको ये कुछ जो इम्पोर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको ये मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पुरातत्वविद हैं इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा जान लिया एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बाकी इनके बारे में चाहें तो आप और तथ्य भी जोड़ सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं है, इतना ही आप जानते हैं तो पर्याप्त है। कौन सा पुरातत्वविद किस नदी घाटी में कार्य कर रहा था आपके लिए पर्याप्त है। कल हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा शैलाश्रय, यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय का क्लास होगी कल। आज के लिए धन्यवाद।